नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान, युवा नेता, सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी, लोगों से सहज रूप से मिलने जुलने वाले और नवाचार को लगातार अमल में लाने वाले जयवर्धन सिंह जी से आज हम बात करेंगे। जयवर्धन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद। जयवर्धन जी, जिस प्रकार से कहते हैं कि एक बड़े वृक्ष के नीचे कोई छोटा पौधा नहीं पनपता है, तो दिग्विजय का मतलब ही एक बड़ी जीत है, एक बड़ा विराट व्यक्तित्व है। और चूंकि वो मध्य प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पदों को वो सुशोभित कर चुके हैं। तो एक प्रेशर रहता है हमेशा जब आप किसी एक बड़ी विरासत को आगे ले जाते हैं और उसमें एक अपनी पहचान बनाना। अगर इसको मैं मेरिट डिमेरिट के आधार पर बात करूं तो क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है इसमें सर? देखिए नवीन जी, जब भी कोई भी एक नया चेहरा एक पॉलिटिकल फैमिली से आता है जी तो शुरुआत में तो उस नाम का लाभ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर व्यक्ति को खुद को साबित करना पड़ता है। और ये मेरा प्रयास रहा है। आपको जानकारी होगी कि जब मैं दूसरी टर्म में चुनाव लड़ा था जी तो मेरी पूरी कैंपेन में एक बार भी दिग्विजय सिंह जी रावगढ़ नहीं आए थे। जी और मेरा यही प्रयास रहा है पिछले एक साल में भी, जब मैं मंत्री रहा नगरीय प्रशासन में, जी तो हर निर्णय में जो मेरे माइंड में जो बातें थी और विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सोच थी, उसी के राह पे हमने काम किया। और ये बात शायद आप भी स्वीकार करेंगे जी कि ऐसे कुछ बहुत ही सकारात्मक कदम हमने उठाए थे नगरीय प्रशासन विभाग में, जी जिससे कि जो आम नागरिक हैं उनको लाभ मिला है। जी। अगर मैं बात 15 साल और 15 महीनों की करूं, 15 साल के संघर्ष के बाद सरकार आई और 15 महीनों में जमींदोज हो गई, 22 लोग आपके यहाँ से चले गए। क्या कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई? जी देखिए नवीन जी, पिछले 15 साल में कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत मेहनत की थी। जब 15 साल सरकार नहीं भी थी, लेकिन उन 15 सालों में मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के झंडे को पकड़ के उसने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, जनता के लिए सेवा की। और जब 15 साल बाद कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी, तो हमने हमेशा प्रयास किया पिछले 15 महीनों में कि जो भी वचन पत्र में वादे थे वो हम निभाएं। अगर आप देखें तो कमलनाथ जी लगातार वचन पत्र का उल्लेख करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, जी और ये हम कह सकते हैं आसानी से कि वचन पत्र के कई काम हमने पूरे किए। अगर हम, जैसे आप बात कर रहे थे 15 साल और 15 महीनों की, तो 15 साल में भाजपा की सरकार एक बार भी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाई, लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसे और बहुत सारे अन्य काम हैं हर विभाग में जो कांग्रेस पार्टी ने किए, जिससे कि आम जनता को लाभ मिला। लेकिन जो ऐसे 22 विधायक थे जिन्होंने खुद का आर्थिक स्वार्थ देखा और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, आप अभी आगे भविष्य में देखेंगे जी कि इन विधायकों को आम जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी। भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के जाने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार गई तो शिवराज जी लगातार ये कहते रहे कि टाइगर जिंदा है, गब्बर इज बैक, और मुझे कमजोर ना समझा जाए। तो उनकी इस आशावादी सोच ने बड़ा कमाल दिखाया, वो वापस से आ गए। अब एक और आशावादी सोच सामने आ रही है कि कांग्रेस ही कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि अगला 15 अगस्त बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही ध्वजारोहण करेंगे। तो इस विश्वास का क्या आधार है और क्या ये आशा, सकारात्मक सोच एक परिवर्तित होगी?
जी, शिवराज सिंह जी ने खुद को गब्बर कहा था, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन अभी जिस प्रकार की उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में है, तो दिख रहा है कि एक प्रकार से वो गब्बर सिंह जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। जो हालात अभी पूरे मध्य प्रदेश में हैं कोरोना वायरस के कारण, आज ही मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया था कि पूरे देश में उज्जैन शहर की मृत्यु दर सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के औसत की मृत्यु दर भी कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रीय औसत से कई ज़्यादा अधिक है। बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी अभी तक जानकारी मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे पाई है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता के लालच में, जबकि कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में संकट था, उसी समय इस देश में, हमारे भारत में भाजपा के लोग मध्य प्रदेश सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आम जनता ये बातें समझती है। आज जो ये भारी संकट मध्य प्रदेश को सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका जो भाजपा का सत्ता का लालच है वो भी है। जहाँ तक बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की है, पिछले 15 महीनों में जो काम कमलनाथ जी ने कहा, मैंने पहले उल्लेख किया था कर्ज माफी के बारे में, मैं उल्लेख करूंगा मेरे खुद के विभाग के बारे में, जिसमें हमने पहली बार प्रदेश के इतिहास में हम एक रियल एस्टेट पॉलिसी लाए थे। साथ में मेट्रो रेल का एमओयू हमने केंद्र सरकार के साथ साइन कराया था, जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। भोपाल मास्टर प्लान का हमने ड्राफ्ट भोपाल को प्रस्तुत किया। सभी मास्टर प्लान्स को हम जीआईएस पर लाए। तो साथ में जल का अधिकार की शुरुआत हम कर रहे थे हर नगरीय निकाय में। तो ये सब ऐसे बड़े काम थे जो भाजपा की सरकार कभी नहीं कर पाई। आप सोचिए, भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान कमलनाथ जी ने चलाया था, साथ में शुद्ध के लिए युद्ध, जो एक और बहुत बड़ी पहल कमलनाथ जी की थी। तो अगर हम देखें तो ये जो सब काम कमलनाथ जी ने किए थे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो आम नागरिक है, आम मतदाता है, उनकी भावना अभी भी कमलनाथ जी के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसीलिए हम सब ये मानते हैं कि जब भी ये 24 उपचुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश की आम जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देगी, जिसके द्वारा हम बहुत जल्द पुनः सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता यही कह रहा है कि अगले 15 अगस्त को कमलनाथ जी ही भोपाल में झंडा फहराएंगे। जी, अगर मैं आपके विभाग की बात करूं तो जिस प्रकार से रियल एस्टेट पॉलिसी में और मास्टर प्लान में जो प्रावधान किए गए, खासकर एफएआर को लेकर, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनमें एक प्लॉट साइज पे एक्स्ट्रा निर्माण की बात कही गई, जिससे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के व्यापार को गति मिलेगी। लोग जब निर्माण ज़्यादा कर पाएंगे तो वो ज़्यादा उससे बेनिफिट ले पाएंगे, और सरकार को राजस्व भी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए सिर्फ एक सोच से मिल रहा था। लेकिन अब भविष्य के गर्त में है कि उसका क्या होगा। तो इसके पीछे की क्या मंशा रही, कहाँ से ये आइडिया आया कि लोग जब निर्माण ज़्यादा करते हैं, एक तो अवैध और अनियोजित विकास होता है, तो उनको पहले से ही एक सेफ पैसेज देने की बात कहाँ से जेहन में आई, ये जरूर जानना चाहूँगा। जी, अगर हम देखें तो कमलनाथ जी का भी बैकग्राउंड अर्बन डेवलपमेंट में रहा है। वो उस समय केंद्र सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री थे, जब मध्य प्रदेश को भोपाल और इंदौर के लिए मेट्रो का डीपीआर बनवाने की बात आई थी। जो भी हम काम देखते हैं जेएनयूआरएम का, जिसमें अनेक मेन रोड्स का चौड़ीकरण हुआ, जिसमें अनेक शहरों में पेयजल की व्यवस्था हुई, ये सब पैसा उस समय कमलनाथ जी ने ही दिलवाया था। और इसीलिए जब सरकार कमलनाथ जी की बनी तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रयास किया था कि हर शहर का सुनियोजित एक मास्टर प्लान बनाया जाए, और साथ में प्लानिंग ऐसी हो जिसमें रोड्स भी चौड़ी हों और साथ में जो आम नागरिक हैं उनको भी लाभ मिले। इसीलिए जो हमने कॉलोनाइजर नियम्स बनाए, जो हम रियल एस्टेट पॉलिसी लाए, इसमें हर एक स्टेक होल्डर, चाहे वो क्रेडाई हो,
चाहे वो अन्य ऐसी संस्थाएं हो, चाहे रेरा के साथ हमने बहुत नज़दीकी से काम किया, और साथ में अन्य ऐसे स्टेक होल्डर्स जो बिल्डर्स हैं और जो आम नागरिक भी हैं, जो फ्लैट्स खरीदते हैं, जो घर खरीदते हैं, इन सब के लिए कैसे ये पूरी प्रक्रिया और सरल बने। पहले आपको जानकारी होगी कि 20-25 अलग अलग बिंदुओं पर हर व्यक्ति को फॉर्म भरने पड़ते थे, जिसके द्वारा उनको अनुमति मिलती थी, जी। बिल्डिंग परमिशन मिलती थी। हमने ये पूरा जो सिस्टम है 7 स्टेप्स के माध्यम से इसको और सरल बनाया, जिससे कि जो आम नागरिक हैं उनको लाभ मिला। पहले नियम ये था कि कम से कम हर शहर में 2 एकड़ जमीन अनिवार्य थी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कॉलोनी काट सकता था। हमने ये जो 2 एकड़ का मापदंड था वो भी हटा दिया, क्योंकि आप समझते हैं कि 2 एकड़ बड़े शहरों में कितना होता है और कितनी मुश्किल से इतनी जमीन एक व्यक्ति को मिल पाती है। तो इसका पूरा आइडिया यही था कि रेड टेपिज्म और करप्शन नगर निकायों में बंद हो, इसीलिए हमने रियल एस्टेट को और सरल पूरे प्रदेश के नागरिक के लिए किया। जी। और भी आपने क्रांतिकारी निर्णय लिए, जिसमें चुनाव प्रणाली पूरी तरह से बदलने की कवायद थी कि उनको अब अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा, और कई अन्य नगर पालिकाओं और नगर निगमों को भी उसमें शामिल किया, नई नगर पालिकाएं स्वीकृत की। भारतीय जनता पार्टी विरोध उन बातों का कर रही थी। तो अब ये निश्चित रूप से ये डिसीजन खटाई में आ जाएंगे, लेकिन इन निर्णयों को लेने के पीछे की वजह क्या थी, प्रणाली को बदलने के पीछे की वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि डायरेक्ट चुनाव में जाने से बचना चाहते हैं, तो पूछना चाहता हूँ। नहीं, बात ये नहीं है। अगर हम देखें तो जो सिस्टम चुनाव का पूरे देश में है, मुख्यमंत्री भी विधायक चुनते हैं जी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है जी। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखें तो सरपंच चुन के आते हैं, जनपद सदस्य चुन के आते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुन के आते हैं, और फिर वही सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं। तो इसी प्रकार से नगरीय निकायों में भी अगर हम देखें तो 3 या 4 राज्यों को छोड़ के सभी राज्यों में इनडायरेक्ट चुनाव नगरीय निकायों में होते हैं, जिसके द्वारा जो हर पार्षद जो चुन के आता है उनको और अधिकार मिलते हैं, उनकी सुनवाई और अच्छे तरीके से होती है। जो हमने जानकारी एकत्रित की थी उसमें ये बात सामने आई थी कि क्योंकि डायरेक्ट अध्यक्ष चुन के आता है तो जो आम पार्षद हैं उनका तालमेल कभी नहीं बैठ पाता अध्यक्ष के साथ, क्योंकि अध्यक्ष पूर्ण रूप से उन पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन अगर पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे तो जो हर वार्ड की समस्या है वो भी सामने आएगी और हर वार्ड की निष्पक्ष रूप से सुनवाई होगी। तो ये इसकी सोच थी। जी। जिस प्रकार से राहुल जी ने ये कहा कि मैंने तो केंद्र सरकार को लगातार चेताया था, इस बात को पॉइंट आउट किया था कि कोरोना एक बड़ी समस्या बनेगा, एक बड़ी वैश्विक समस्या है ये, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मेरी बात को नज़रअंदाज किया गया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, आज ये राहुल गांधी जी की बात सिद्ध हो रही है। अगर हम देखें तो फरवरी के माह में राहुल गांधी जी ने पूरे देश को और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सावधान किया था कोरोना वायरस के संबंध में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विषय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में इस विषय पर बिल्कुल गंभीर नहीं थे, यहाँ तक कि 16 तारीख को जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने 10 दिन के लिए सदन स्थगित किया था तो यही उल्लेख किया था कि कोरोना वायरस के कारण जो संख्या बढ़ रही है इसके कारण अभी विधानसभा का चलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि उस समय भाजपा के लोगों को सत्ता का इतना लालच था कि सत्ता के लालच में उन्होंने पूरे देश को गिरवी रखा, और यही आज हम देख रहे हैं कि कल की जो आंकड़े सामने आए हैं, महाराष्ट्र में एक दिन में 1000 मरीजों की संख्या बढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो प्रतिदिन हम देख रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है हर दिन पेशेंट्स का और डेथ्स का, कहीं ना कहीं वो आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। जी, अगर मैं
एक प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करूं तो अभी भी एक 6 महीने बाद या जब भी अब उपचुनाव होंगे वही फाइनल करेंगे। अभी ये मध्यांतर मान लीजिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अगर पूरी सीटों को ध्यान में रख के देखा जाए तो 24 सीटों के उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन उपचुनावों में आप जो कह रहे हैं, क्या जनता आपकी बात से इत्तेफाक रखेगी? और इत्तेफाक रखेगी तो फिर लगता है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती? जी, जो भी घटनाक्रम हुआ है मार्च में, जी उसमें ये बात स्पष्ट हुई है कि जो पहले भाजपा के लोग कहते थे जी कि बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ डिफरेंस, जी अब वो नहीं है। अब बीजेपी इज अ पार्टी विद डिफरेंसेस। जी उनके बीच में इतनी लड़ाई होने वाली है, जी क्योंकि जो जिस प्रकार से हमने देखा कि जो अभी मंत्रिमंडल बना है, जी जिसमें गोपाल भार्गव जो 40 साल मंत्री रहे, लगातार 15 साल भाजपा के शासन में मंत्री रहे, जी उनको ही नहीं रखा मंत्रिमंडल में। भूपेंद्र सिंह राजपूत जो बहुत निकट है शिवराज सिंह चौहान जी के, जो पिछली भाजपा की सरकार में गृह मंत्री थे, उनके पास ट्रांसपोर्ट भी था, जी उनको भी इससे दूर रखा और उनके ही जिले से सिंधिया जी के समर्थक को बनाया है। तो कहीं ना कहीं हर जगह इस प्रकार के विवाद भाजपा में होने वाले हैं। जी आप ग्वालियर संभाग ही देख लीजिए, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं और अब साथ में सिंधिया जी भी उनके लोगों के लिए प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो भाजपा में लड़ाई होने वाली है, एक तो ये बड़ा कारण रहेगा जिसके कारण भाजपा को नुकसान होगा। जी दूसरा मुद्दा ये भी है कि जिस प्रकार से ये 22 विधायकों ने करोड़ों रुपए लेकर जो कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, जी मध्य प्रदेश के आम मतदाता के साथ जो गद्दारी की है, ये भ्रष्टाचार को देखकर जो आम जनता मध्य प्रदेश की है, वो ऐसे बिके हुए विधायकों को कभी भी माफ नहीं करेगी, जिसका परिणाम आप इन उपचुनावों में देखोगे। जी। जिस प्रकार से, चूंकि आप भले ही एक बड़ी राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हो, लेकिन आप खुद जमीनी राजनेता हैं, तो जमीन पर जो मुद्दे हैं, जमीन पर जो जनता कह रही है, आप अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आपकी सक्रियता है, तो आपको लगता है कि जनता उन 15 महीनों के कार्यकाल से इस हद तक संतुष्ट थी कि उसे सरकार को इस तरह गिराने का अफसोस है, उसके अंदर एक आक्रोश है, उसके अंदर इस पूरे घटनाक्रम का रोष है कि वो कांग्रेस के हाथ को थामेगी? 100% मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ है, उनकी भावनाएं कमलनाथ जी की सरकार के साथ हैं। वो सब ये बात समझ रहे हैं, आम जनता ये बात समझ रही है कि कमलनाथ जी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जिस प्रकार से और जिस तेज गति से कमलनाथ जी ने काम किया था 15 महीनों में, जैसा मैंने पहले कहा, जो काम भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई, वो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में कर दिखाया। तो जब हम चुनाव में जाएंगे, जब भी उपचुनाव होंगे, क्योंकि अभी तो हम सबको एक होके कोरोना वायरस के संकट को दूर करना है, लेकिन इसके बाद जब भी उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और हम हमारे 15 महीनों का हिसाब देंगे और यही कहेंगे कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में किया, वो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। जी, जयवर्धन जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद कोरोना से लड़ना उनकी प्राथमिकता बन गया। फिर एक लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा टला, फिर एक मिनी मंत्रिमंडल बना। अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जहां प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जान भी बचानी है और जहान भी चलाना है। तो व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए बाकी सारे विभागों में मंत्रियों का होना जरूरी है। कांग्रेस से ऐसी आवाज़ें उठती रहीं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इनके अंदर की जो कला है, इनके अंदर का जो द्वंद्व है, वो सामने आ जाएगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोरी साबित होगा और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक वो अवसर होगा कि वो इसको भुना सके, जनता को दिखा सके। जैसा
मैंने पहले भी कहा था और आप भी पुनः यही बात कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में ऐसा नाच भाजपा ने किया है जिसमें कि उनको इतनी जल्दी थी सत्ता हड़पने में कि वो कोरोना वायरस जैसे गंभीर महामारी को भूल गए और इसी बीच जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने जल्दबाजी में सत्ता पाने का पूरा प्रयास किया, तो इससे स्पष्ट दिखता है कि भाजपा कहीं ना कहीं पावर हंग्री पार्टी है और इसके साथ सत्ता पाने के बाद 30 दिन तक पूरे एक महीने में ना तो वो स्वास्थ्य मंत्री बना पाए, ना मंत्रिमंडल का कुछ विस्तार कर पाए। फिर जब सबने दबाव बनाया, जब दिल्ली तक ये बात पहुंची, तो फिर 30 दिन बाद उन्होंने सिर्फ 5 मंत्री बनाए। अभी भी ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें एक भी मंत्री नहीं है। वो सभी शायद मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी बस की नहीं है। और कहीं ना कहीं जो भी स्थिति आज हम देख रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है, इसका कारण भाजपा की जो जल्दबाजी रही सत्ता पाने की और बीच में सरकार गिराने की, यही पूरा कारण रहा है। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, कोरोना को लेकर जो आपके द्वारा बतौर जनप्रतिनिधि जो प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र में और जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। जी, जब से कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन में है, सबसे पहले जो मैंने प्रयास किए मेरे विधानसभा क्षेत्र में कि हर गरीब व्यक्ति तक कम से कम मास्क और हैंड सैनिटाइजर पहुंचाया जाए और साथ में जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जो जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उन सब के लिए हमने फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। इसके साथ में कहीं ना कहीं हर जिले से हजारों मजदूर लोग भी ऐसे हैं जो पलायन करके अन्य राज्यों में गए थे। मैंने लगभग 1 महीने पहले ये मांग की थी मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि इन मजदूरों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब लगभग मेरे क्षेत्र के 90% मजदूर वापस आ चुके हैं, लेकिन अब भी थोड़े बहुत रह गए हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये समस्याएं वर्तमान की है। कौन कौन सी? एक तो जो गरीब मजदूर हैं, जो पलायन करके बाहर थे, जो फंसे थे, उनको वापस लाना, और साथ में जो हर शहर में, हर गांव में जो अत्यंत गरीब हैं, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनका सहयोग करना। अब साथ में जो और समस्याएं सामने आने वाली है, एक किसानों के साथ जो अभी भी उपार्जन चल रहा है, काफी उपार्जन शेष है। ये शिकायत भी कई जगह से आ रही है कि किसान की राशि काटी जा रही है, उनको पूर्ण रूप से पेमेंट नहीं मिल रही है, जो एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और लॉन्ग टर्म में भी जो आम व्यापारी है, उन सब का व्यवसाय में जो नुकसान होने वाला है कोरोना वायरस के कारण, उसके बारे में अभी तक इस सरकार ने कोई बात नहीं की है, कोई योजना नहीं बनाई है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए, इतना समय देने के लिए। तो जिस प्रकार से जयवर्धन जी ने कहा कि भले ही अभी सरकार गिरी हो, लेकिन अंतिम फैसला आना शेष है और जनता 15 साल का और 15 महीने का जब विश्लेषण करेगी तो निश्चित रूप से हाथ के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में फैसला आएगा। और जैसा कि ये जिद्दी दिए कब के बुझ गए होते, ये इनका जज्बा है जो हवाओं के पर कतरता है। तो सरकार में होना, सरकार में नहीं होना, ये अलग बात है, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्य परायणता से, पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। और जो वर्तमान में संकट है कोरोना, वो प्राथमिकता है। बाकी फिर चुनाव, हार जीत और अन्य परिणामों पर बाद में गौर करेंगे। तो आप बने रहिए IND 24 के साथ। IND बंडू वन में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।